वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 23 प्रोजेक्ट प्लानिंग का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट। प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट क्या है, और ये नेम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें हम प्लानिंग वगैरह करते हैं। लाइक हम जो भी डेवलपमेंट अपने प्लानिंग वाले मॉडल्स के ज़रिए से, प्लान बेस्ड जो हमारे मॉडल्स हैं जैसे कि वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंट मॉडल, इनके ज़रिए से जो डेवलपमेंट करते हैं उसके अंदर किस तरह की प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डिस्कस की जाती हैं, हम वो देखेंगे। प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट में क्या होता है कि हमारे पास ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पर कि हम डेवलपमेंट को प्रीवियसली ही प्लान कर लेते हैं, यानी कि डेवलपमेंट से पहले अ, उसको प्रॉपर प्लान किया जाता है कि डेवलपमेंट किस तरह से की जाएगी। यहाँ पर हमारे पास ट्रेडिशनल वे यूज़ किए जाते हैं ताकि प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए उनकी प्रॉपर प्लानिंग पहले ही कर ली जाती है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि लार्ज प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको मैनेज करना भी मुश्किल होता है, इसलिए प्रेफर किया जाता है कि प्लानिंग पहले ही कर ली जाए। अब प्रोजेक्ट प्लान में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें हम देखते हैं कि कौन सा काम किया जाएगा, ठीक है, कौन क्या काम करेगा, और डेवलपमेंट शेड्यूल क्या होगा, और वर्क प्रोडक्ट्स क्या होंगी। लाइक फर्स्ट मॉड्यूल है, उसके अंदर कौन कौन टीम मेंबर इन्वॉल्व होगा और उसकी डेवलपमेंट किस तरह से की जाएगी, उस मॉड्यूल का टाइम पीरियड क्या होगा, और हमें लास्ट पे वर्क प्रोडक्ट क्या मिलेगी, क्या हमें उसकी आउटकम मिलेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट प्लान में लिखी जाती हैं। उसके बाद मैनेजर्स जो हैं वो इन प्लान के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं कि कितनी प्रोग्रेस हो गई, लाइक कौन से मॉड्यूल पे आ गए हैं हम, क्या हमारे टास्क कंप्लीट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग या नहीं हुए, ये सब उसके अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है। और ये भी देखा जाता है कि कहीं हम अपने प्लान से डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो गए हैं, क्या हमारी जो आउटकम थी वो नहीं आ रही है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेते हैं। कौन लेता है? मैनेजर। ठीक है, देन हमारे पास आ जाते हैं प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट के कुछ ना कुछ जाहिर सी बात है, किसी चीज़ के अगर एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो यहाँ पर इसके एडवांटेजेस ये हैं कि अगर हम जब प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट करते हैं तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि इनके फ्यूचर कौन कौन से इश्यूज आने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज, जैसे कि ना अगर हम हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ होगी नहीं होगी, रिसोर्सेज हमारे कम तो नहीं हो जाएंगे, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज आ सकते हैं वो पहले ही हम रिजोल्व आउट कर लेते हैं। लाइक इन फ्यूचर अगर हमें कोई चीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम पहले ही डेवलपमेंट से पहले ही देख लेते हैं कि हमें बाद में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पहले ही उसके लिए एक्शंस सोच लेते हैं कि अगर ये रिस्क आएगा तो हम इसको किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड डिपेंडेंसीज आर डिस्कवर्ड बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट रेदर देन द वंस प्रोजेक्ट इज अंडर वे। और अगर हम देखें, ये तो था इसके फेवर में आर्गूमेंट, लेकिन इसके अगेंस्ट क्या है कि अगर उसके अंदर कोई भी चेंज करना पड़ जाता है। प्लान ड्रिवन में तो ये ना कि हमने पहले ही प्रॉपर प्लानिंग कर ली देन उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई यूज़र की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है या कोई मार्केट की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वहाँ पर हमारी प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट जो है वो हमें रिवाइज करनी पड़ती है, क्योंकि चेंजेस आ गए हैं तो हमारा जो प्रीवियस प्लान था वो उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है अगर इन फ्यूचर जो है वो चेंज हो जाए यूज़र की रिक्वायरमेंट्स। देन हमारे पास प्रोजेक्ट प्लान्स आते हैं। प्रोजेक्ट प्लान्स में हमारे पास क्या है कि हम प्रोजेक्ट प्लान सेट्स आउट द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द प्रोजेक्ट। कौन कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इसमें हम वर्क ब्रेक डाउन करते हैं, लाइक डिफरेंट टास्क में इसको डिवाइड कर देते हैं और शेड्यूल बना लेते हैं कि कौन सा काम कब किया जाएगा। अब प्लान सेक्शंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंट्रोडक्शन आता है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से रिस्क इसके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक कोई छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, इसलिए उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उसे साइन करवा लेते हैं ना। सेकेंडली हम सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज वगैरह देख लेते हैं, हम टाइम वगैरह मैनेज करते हैं, सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स के कौन कौन से हार्डवेयर इन फ्यूचर चाहिए होंगे, और प्रोजेक्ट शेड्यूल रेडी कर लेते हैं, और मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी हम रेडी कर होते हैं ताकि पता चले कि हमारी प्रोग्रेस कितनी हो चुकी है। देन हमारे पास सप्लीमेंट्स आते हैं, लाइक हमारे पास प्लान क्या और उसकी डिस्क्रिप्शन। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान में क्या होता है कि हम चेंजेस को मेजर करते हैं कि अब कोई भी चीज़ डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उसको हमने किस तरह से डील करना है।
चेंजेस इस तरह से कह लें कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में ये होता है कि हम डिफरेंट रिलीज़ेस दे रहे होते हैं, डिफरेंट अपडेट्स अपने डेवलपमेंट के अंदर, अपने प्रोडक्ट के अंदर जब ऐड करते हैं, तो उन चेंजेस को, उन अपडेट्स को किस तरह से यूज़र के एनवायरनमेंट में लेके जाना है, वो सब चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। इट डिस्क्राइब्स द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसीजर एंड स्ट्रक्चर टू बी यूज्ड। अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है ना, ये हमारे पास एक अलग टॉपिक है। इसके अंदर हमारे पास चेंज मैनेजमेंट आ जाती है, सिस्टम बिल्डिंग आ जाती है, वीएन मैनेजमेंट आ जाती है और रिलीज़ मैनेजमेंट आ जाती है। और इसमें हम यानी कि जैसे कि अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स आ रहे होते हैं। एक अभी हमारे पास जो है चेंज आ जाती है, कोई न्यू फीचर ऐड हो जाता है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई बग वगैरह फिक्स कर दिया जाता है, तो वो सब इनके ज़रिए ही उसकी जो पीछे प्लानिंग है वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान में आती है। डिप्लॉयमेंट प्लान ये है कि अगर जब हमने कोई सॉफ्टवेयर बना लिया है तो उसको हमने डिप्लॉय कैसे करना है यूज़र इन्वायरमेंट में। यानी कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं तो उसके साथ हम डॉक्यूमेंटेशन भी उसकी प्रोवाइड करते हैं, यूज़र को यूज़र मैनुअल देते हैं ताकि वो उसको समझ सके और इजीली इंस्टॉल वगैरह कर सके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेंटेनेंस प्लान। मेंटेनेंस प्लान में हमारे पास आ जाता है कि इन फ्यूचर हम उसकी किस तरह से मेंटेनेंस करेंगे। और मेंटेनेंस जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी भी डे बाय डे चेंज होती रहती है, तो इस वजह से मेंटेनेंस भी उसकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और उसके पीछे मेंटेनेंस प्लान में हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, कॉस्ट क्या होगी और उसकी एफर्ट क्या आएगी। क्वालिटी प्लान में हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस आ जाती है, ये क्वालिटी प्रोसीजर्स को डिस्क्राइब करते हैं और स्टैंडर्ड्स को, और देखते हैं कि प्रोजेक्ट में क्या यूज़ किया जाएगा, कौन से क्वालिटी प्रोसीजर्स यूज़ किए जाएंगे और स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाएंगे। वैलिडेशन प्लान में हमारे पास अप्रोच आ जाती है, रिसोर्सेज और शेड्यूल यूज्ड फॉर सिस्टम वैलिडेशन। यानी कि जो हमने सिस्टम बनाया है, क्या ये वही सिस्टम है जो कि यूज़र एक्सपेक्ट कर रहा था हमसे या नहीं है। उसके लिए कौन कौन से अप्रोच यूज़ किए जाएंगे, रिसोर्सेज, शेड्यूल, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाएंगी, वो सब इसके अंदर आ जाता है। हमारे पास फिर प्लानिंग प्रोसेस आता है। प्लानिंग प्रोसेस क्या है? ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है जो स्टार्ट व्हेन यू क्रिएट एन इनिशियल प्रोजेक्ट प्लान ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट स्टार्टअप फेज। अब ये प्लानिंग प्रोसेस कौन सा है? ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है और ये कब स्टार्ट होता है? जब हमारा इनिशियल प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट होता है। और प्लान चेंजेस जो से हैं ये इनएविटेबल हैं। इनएविटेबल का मतलब क्या है कि ये हमारे पास अनअवॉइडेबल है। लाइक अगर प्लान के अंदर कुछ चेंज आ जाता है तो उसको बेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि सिस्टम और प्रोजेक्ट टीम जैसे जैसे प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व होती है उनको ज़्यादा पता चलता है कि क्या हमारे प्रोजेक्ट में चेंजेस आनी चाहिए, क्या क्या हमारे रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती हैं या कौन कौन से रिस्क एसोसिएट हो सकते हैं। और चेंजिंग बिजनेस गोल्स जो हैं वो भी प्लान चेंज की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि हमारे पास बिजनेस गोल्स चेंज हो जाते हैं, इसलिए हमें रीप्लान करने की ज़रूरत पड़ती है। लाइक मार्केट शिफ्ट हो गई है या कंपटीटर ने कुछ ऐसा रिलीज़ कर दिया है, हमारी जैसी प्रोडक्ट रिलीज़ कर दिया है कंपटीटर ने, या उसने कोई न्यू फीचर ऐड कर दिया है, तो फिर हम भी दोबारा से प्लानिंग करते हैं। फिर हमारे पास प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस है। प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस में क्या आता है? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स को। कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि कौन कौन सी लिमिटेशंस आ सकती हैं, क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, और माइलस्टोन्स और डिलीवरेबल्स को हम डिफाइन करते हैं। अब माइलस्टोन्स और डिलीवरेबल्स क्या हैं, पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। इधर लिखा हुआ था माइलस्टोन्स एंड डिलीवरेबल्स। यहाँ पर माइलस्टोन्स के बारे में लिखा हुआ है कि माइलस्टोन्स आर पॉइंट्स इन द शेड्यूल्स अगेंस्ट विच यू कैन असेस प्रोग्रेस, फॉर एग्जांपल द हैंड ओवर ऑफ द सिस्टम फॉर टेस्टिंग। अब यहाँ पर हमारे पास माइलस्टोन्स क्या हैं? आपने अगर रियल लाइफ में देखें तो आपने माइलस्टोन्स देखे होंगे। लाइक जब हम जाते हैं रोड पे, या हम किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे होते हैं, तो रोड के साइड पे साइन बोर्ड्स लिखे होते हैं और उस पर लिखा होता है कि इतना मीटर्स हमने पास कर लिया, इतने माइल्स हमने क्रॉस कर लिया। उससे हमें क्या पता चल रहा होता है कि हम अपनी डेस्टिनेशन से कितने करीब हैं। ठीक है, तो माइलस्टोन्स सेम यहाँ पर वही वर्क करते हैं, हमें बताते हैं, हम प्रोग्रेस को मेजर करते हैं कि हम अपनी डेस्टिनेशन के या अपने फाइनल प्रोडक्ट के कितने नज़दीक हैं, या हमने कितना फासला जो है वो तय कर लिया। डिलीवरेबल्स हमारे पास क्या होते हैं? ये वर्क प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि डिलीवर टू दी कस्टमर, यानी कि हमने आफ्टर ईच मॉड्यूल या जब आफ्टर ईच इटरेशन हमने क्या वर्क प्रोडक्ट दी है कस्टमर को, वो सब डिलीवरेबल्स में आता है। रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट फॉर द सिस्टम भी आ सकता है इसके अंदर। और इसके बाद हम अपने वो डायग्राम्स की तरफ दोबारा मूव आउट करते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस।
प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम सबसे पहले कॉन्स्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क देखते हैं कि इसके साथ कौन कौन से रिस्क एसोसिएट हो सकते हैं, और माइलस्टोन्स और डिलीवरेबल्स यानी कि कुछ ना कुछ माइलस्टोन्स बना लेते हैं, और डिलीवरेबल्स मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है। उसके बाद इस फेज़ के बाद हमारे पास आता है डिफाइंड प्रोजेक्ट शेड्यूल, कि कौन सा मॉड्यूल किस टाइम में, किस वीक में, कितने टाइम में किया जाएगा। उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग करते हैं वर्क, और उसके अकॉर्डिंग मोनीटर करते हैं प्रोग्रेस कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर जब हम प्रोग्रेस को मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई स्लिपेज आया है तो हम दोबारा प्रोजेक्ट शेड्यूल की तरफ जाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग काम वगैरह स्टार्ट करते हैं। और अगर तो कोई प्रॉब्लम जो है वो सीरियस होती है तो हम रिस्क मिटिगेशन एक्शंस लगाते हैं। रिस्क मिटिगेशन एक्शन कौन से होते हैं कि रिस्क को कम किस तरह से किया जाए, वो वाले एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं। और रीप्लान प्रोजेक्ट, या अगर बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो फिर हमें प्रोजेक्ट को रीप्लान करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम यहाँ पर चले जाएंगे कि अगर तो वो अनफिनिश है तो दोबारा से वो अपना काम कंप्लीट करे, और अगर तो प्रोजेक्ट फिनिश है तो ठीक है, फाइनल स्टेट में वो पहुँच चुका है। ठीक है, ये हमारे पास एक लिहाज से स्टेट डायग्राम भी कह सकते हो आप इसको, कि इन्होंने स्टेट डायग्राम दी हुई है, इनिशियल स्टेट और ये हमारी फाइनल स्टेट है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास प्लानिंग असम्पशंस आ रही। प्लानिंग असम्पशंस में हमारे पास कुछ पॉइंट्स लिखे हुए। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि आपको रियलिस्टिक करने की ज़रूरत है। रियलिस्टिक मतलब क्या, आपने रियल वर्ल्ड सिनेरियोज देखने, अपना ओवर थिंकिंग नहीं करनी, अपने से ही असम्पशंस नहीं करना स्टार्ट कर देनी। सेकंड प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स दी होती हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के अकॉर्डिंग, उन स्टेटमेंट्स की समझ नहीं आ रही होती, तो कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन भी साथ ऐड करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि स्टेटमेंट्स लिखी होती है जस्ट और उसकी समझ नहीं आ रही होती, तो उससे क्या होता है, हमारे प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाता है, उसको समझने में टाइम लगता है, फिर हम दूसरों से कहते हैं इसका क्या मतलब है, इस तरह हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लॉस हो जाता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हमने इन स्टार्टिंग में एजम्पशंस या शेड्यूलिंग की होती है वो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को ले आते हैं। लाइक हमने शेड्यूलिंग जो है वो अकॉर्डिंगली नहीं की, हमने बहुत ज़्यादा ओवर शेड्यूलिंग कर ली है। लाइक एक प्रोजेक्ट को या एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए 1 वीक रिक्वायर्ड था और हमने उसके लिए शेड्यूलिंग में 2 वीक्स लगा दिए। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो एक टास्क 2 वीक्स में कंप्लीट होना था, हमने उसके लिए जो टाइम पीरियड सेट किया वो हमने 1 वीक का कर लिया। तो इसलिए कहा है कि जो इनिशियल अजम्पशंस और शेड्यूलिंग जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को भी लीड कर सकती हैं। देन हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है जिसमें कहते हैं यू शुड इंक्लूड कॉन्टीजेंसी इन योर प्लान। कॉन्टीजेंसी होता है कि कोई फ्यूचर हैपनिंग्स जिनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये अगर होगा ही होगा, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रख लेते हो कि इन केस अगर वो अगर हो जाता है, कुछ ना कुछ रिस्क आ जाता है, तो फिर आप किस तरह से काम करोगे। इफ़ थिंग्स गो रॉन्ग तो आपके लिए कोई प्लान होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए, ताकि हमारा डिलीवरी शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।